कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, we have already read about बोहर्स प्रिंसिपल। हम सभी लोगों ने बोहर्स प्रिंसिपल पढ़ा। बोहर्स ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सुधार करके एक अपना लॉजिकल या अपना एजम्पशन प्रस्तुत किया, जिसे बोहर्स मॉडल या बोहर्स जो है लॉजिक कहते हैं, बोहर्स प्रिंसिपल कहते हैं। बोहर्स प्रिंसिपल के 3 पास्टुलेट थे। फर्स्ट पास्टुलेट क्या था, आपको समझाए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स इन दैट ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम एज द h/2 पाई टाइम्स ऑफ द ऑर्बिट नंबर। ठीक है ना बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करते हैं तो उनका रिवॉल्यूशन तभी संभव है जबकि उनका एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट के नंबर के h/2 पाई टाइम्स हो। मींस एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2 पाई। ठीक बेटा? फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, याद करिए, कि दीज ऑर्बिट्स फॉर विच nh/2 पाई = mvr आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकंड पास्टुलेट ऑफ बोहर्स प्रिंसिपल इज दैट no energy emitted by electron during its revolution motion in stationary orbit। स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के दौरान इसके द्वारा कोई भी एनर्जी का जो है एमिशन नहीं होता। ठीक बेटा? और थर्ड पास्टुलेट था कि व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इंसिडेंट ओवर एनी एटम देन दिस energy is absorbed by any one electron of that atom, and hence energy of that electron increases and it give up its lower energy level orbit and jump into higher energy level orbit. But stopping for a moment, it again emit its excess energy and comes back into its initial energy level। ठीक है ना बेटा? एंड इमिटेड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी। ठीक? दीज आर द 3 पास्टुलेट। इन्हीं पास्टुलेट का प्रयोग करके हम लोगों ने डिराइव किया बेटा रेडियस, बोहर्स रेडियस क्या होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जब जो है हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी रेडियस का फार्मूला क्या होता है। आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम के साथ साथ हम किसी भी एटम के ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली हम लोगों ने निकाला था कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड फॉर सेकेंड ऑर्बिट 2.12 एंगस्ट्रॉम एंड फॉर थर्ड ऑर्बिट 4.77 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। ओके बेटा? सिमिलरली we calculate velocity of electron moving orbits of any atom। इसी तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की जो है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते के दौरान। लेकिन बेटा यहाँ पर हमने वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली निकाली थी। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ z एज 1 देन वी हैव द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स बोहर्स ऑर्बिट, और वो आया था 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा? इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दोगे तो थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी आ जाएगी। यहीं पर बेटा मैंने एक डेफिनेशन आपको डेफिनेशन रटाया था माइक्रो कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट। इधर देखो जरा, माइक्रो कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट। सभी लोग बोर्ड पर देख रहे हैं बेटा?
प्रज्ञान में था माइक्रो कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट, सूक्ष्म संरचना नियतांक। व्हाट इज दिस? अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो और वो बोहर रेट जो है ऑर्बिट में मूव कर रहा हो, मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इट हैज वेलोसिटी एंड इवैल्यूएटेड एज 2.19 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जानबेटा समझ में है, with its ratios with velocity of light in vacuum is known as micro construction constant. Ratio of velocity of electron moving first orbit of hydrogen atom with velocity of light in vacuum is known as micro construction constant. The value of velocity of electron moving in first orbit is below that 2.19 into 10⁻⁶ meter per second and the velocity of light is 3 into 10⁸ यहाँ पर बेटा डेसिमल रिमूव कर दिए तो ये हो गया 219,300 ऐसे, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे 1/137 इज द वैल्यू ऑफ माइक्रो कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट। तो ये माइक्रो कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। एनी प्रॉब्लम? इतना आप सभी को समझ में आ गया जानवी बेटा। उसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया है, तो कहता आप थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, कल सब लोग नहीं आए थे। डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम एज वेल एज फॉर ईच एटम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला -z² RCH अपॉन n², यही आया तक नहीं, इट्स फॉर एनी एटम, इट्स फॉर एनी एटम। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था याद करो, z² RCH अपॉन 2n²। जानवी तुम्हें नहीं याद है, टोटल एनर्जी -z² RCH अपॉन n²। इट्स ओके, समझ आया बेटा? तो लुक हियर, इट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी एटम। It is the potential energy of any electron moving in any atom. Energy of electron, total energy of any electron moving in any atom, किसी भी एटम में मूव कर रहा हो। और स्पेशली हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो जेड के प्लेस पे 1 राइट कर देते हैं। ओके, अब बेटा यहाँ पर जो है फॉर हाइड्रोजन, देखिए जान बेटा देखो, फॉर हाइड्रोजन Z evaluated as 1. Then final energy of electron will be given as -RCH upon n². It means it is the value of total energy moving in any nth orbit of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम की nवीं ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फार्मूला हुआ। If electron is moving in n1 orbit, then its energy will be E1 equal -RCH n1². Okay, and if it jumped into higher energy level and comes into n2 orbit, n1 orbit में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करे किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जंप कर जाए हायर एनर्जी लेवल में, तो इसकी एनर्जी का फार्मूला E2 इक्वल -RCH अपॉन n²। जानो बेटा ये दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बेटा? आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। इट इज द फार्मूला फॉर फाइनल एनर्जी मूविंग इन हाइड्रोजन एटम फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके लिए एनर्जी निकालने का फार्मूला है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन n1 ऑर्बिट देन इट्स एनर्जी इज दिस, and when it jumped into higher energy level n2 then its energy is this। लेकिन हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, वो जितना ज्यादा एनर्जी रहती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, इमिट करता है, और फिर से जो है इनिशियल एनर्जी लेवल में गिर जाता है। तो वो जो एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगा
एनर्जी डिस्ट्रॉय बाय इलेक्ट्रॉन मींस दिस माइनस दिस, ज्यादा में से कम माइनस कर दे, उतना जितना डिफरेंस है एनर्जी का वही डिस्ट्रॉय होगी, और वो एनर्जी जो डिस्ट्रॉय होगी वो किस रूप में मिलेगी? फोटॉन एनर्जी के रूप में। इसको माइनस ये माइनस माइनस इधर तो क्या डेल्टा ही अगेन राइट है एससी अपान लैम्डा। ओके, क्या यहां आरसीएच कॉमन है बेटा, आरसीएच कॉमन, तो ये आरसीएच कॉमन लेंगे तो माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, आरसीएच कॉमन लेंगे 1 अपान ये बेटा C और H, एंड इट इज द फार्मूला फॉर 1 अपान लैम्डा 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, और बच्चों 1 अपान लैम्डा इज नोन एज वेव नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नंबर का फार्मूला आ गया, ठीक है, कोई डाउट बेटा? तो इट इज द फार्मूला फॉर वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करके क्लास में हम समझाए थे आपको कि हियर R is known as Rydberg constant, R is known as and there are some special uses, इसके दो यूज हैं Rydberg constant के, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में लिखा दी थी। देखो जरा, a scientist Rydberg find out m⁴ upon 8 cube epsilon naught square is known as Rydberg constant। यही बताया था नहीं, देखो पहले, अच्छा ठीक, तो m⁴ 8 epsilon naught square finally is a constant and point out by Mr. Rydberg and hence known as Rydberg constant। और for calculating the value of Rydberg constant, put the value of m. Here m is the mass of electron and its value is 9.1 into 10⁻31. Here E is the charge on electron which is 1.6 into 10⁻19 coulomb. 8 it also number. C velocity of light in vacuum 3 into 10⁸ meter per second. H Planck constant 6.6 into 10⁻34. Epsilon naught is the permittivity constant 8.85 into 10⁻12. When you put all the logical values used in this formula, then you have the value of finally R 1.097 into 10 power पर मीटर। याद है नहीं याद है? तो ये Rydberg constant की वैल्यू आई प्रज्ञान सिंह। Rydberg constants, there are two uses of Rydberg constant। जानवी बेटा कल हम ये सब झटके समझा दिए थे, लेकिन समझ में आ रहा है? Rydberg constant के दो यूज हैं। पहला क्या है? Rydberg constant is used for calculating wave number। और हमारा लैम्डा में याद था, तो इसकी वैल्यू कहाँ यूज होती है बेटा? वेव नंबर निकालने में। Also Rydberg constant is used for calculating ionization energy या ionization potential। ठीक है बेटा? अब बच्चों मैं छोटी मोटी कुछ डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं, जो सुन पाना सुन लेना, जो नहीं सुन पाना ऊपर से जाने देना। ध्यान से सुनो मिस्टर प्रज्ञान, ध्यान से। ओके, देखिएगा, आप लोगों में से पूछेंगे भी ना, पूछेंगे भी, हंस लो। इफ इट इज एनी एटम then it is clear it contains nucleus as positively charged in its midmost position। अगर ये कोई एटम है जिसके बीचों बीच के भाग में पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन न्यूक्लियस है, एंड देयर आर सम ऑर्बिट्स अराउंड दैट न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? ऑर्बिट्स। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमेनिंग इन एनी ऑर्बिट्स, किसी भी ऑर्बिट में रहने के लिए एक डिफिनिट मात्रा की एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है।
अभी भी आपने निकाला था कि nth ऑर्बिट में एनर्जी का फार्मूला -z² RCH अपॉन n स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम n के प्लेस पे 1 2 3 4 राइट करते जाएं तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी लेवल या एनर्जी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ऑल द ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल, माने चूंकि अलग अलग ऑर्बिट्स में रहने के लिए अलग अलग मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं। वेरियस एनर्जी लेवल माने भिन्न भिन्न एनर्जी लेवल। जो सबसे पहली ऑर्बिट है उसमें जो है एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कम है, जो दूसरी ऑर्बिट है उसमें एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, वो हायर एनर्जी लेवल, हायर 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 हायर। तो यहां ईच एटम्स कंटेन सो मेनी ऑर्बिट्स 0 to infinity, किसी भी ऑर्बिट में 0 से इंफिनिटी ऑर्बिट हो सकती है किसी एटम में, एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी लेवल। इन ऑर्बिट को हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी लेवल, बिकॉज फॉर रिमेनिंग इन एनी ऑर्बिट्स देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी लेवल में रहने के लिए एक निश्चित मात्रा की एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम जो है इन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं। एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर डिफर टू ईच अदर, ये सारे के सारे एनर्जी लेवल एक दूसरे से क्या है? एंड हेंस दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, विविध ऊर्जा स्तर, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर, अलग अलग मान वाले ऊर्जा स्तर। समझ में आया? एंड दिस इज डिफाइंड बाय मिस्टर फ्रैंक एंड हर्ट्ज। हर्ट्ज और फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि when electrons are moved in any orbit of any atom, then they have required of some fixed amount of energy for each type moving each type of orbits. अलग अलग ऑर्बिट में मूव करने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। जैसे जो है हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर nth ऑर्बिट -13.6 upon n square electron volt. By this formula we can calculate n बराबर 1 के लिए कितना एनर्जी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की जगह माने पहली ऑर्बिट, अगर हाइड्रोजन एटम के पहली ऑर्बिट की एनर्जी जानना चाहे कितना, दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी जानना चाहे, जाके बेटा यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 11 4 4 16, मतलब इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यूएशन जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड एनर्जी लेवल का वैल्यूएशन क्या है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एनर्जी लेवल या स्थिति राइट कर दो, क्या हो जाएगा? नाउ ऐसे कुछ तो आप देख रहे हो कि एनर्जी लेवल पहले कितना है? ग्राउंड स्टेट 13.6, उससे सेकंड सेल में गया तो इतनी एनर्जी, थर्ड सेल में गया तो इतनी एनर्जी, बढ़ती जा रही है एनर्जी, माइनस लगा इसलिए बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या शो हो रहा है? इट इज क्लियर देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। मतलब समझ गए आप कि इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षाओं में चक्कर करने के लिए अलग अलग मात्रा में एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, और इस एनर्जी रिक्वायरमेंट या एनर्जी मात्रा को एनर्जी लेवल कहा जाता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, और हर एनर्जी लेवल में एनर्जी अलग अमाउंट में होती है, इसलिए इन्हें एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और इस बात का पता किसने लगाया? हाँ, हर्ट्ज और फ्रैंक ने। कितना समझ में आया? अब यहाँ पर प्रज्ञान बेटा 2-3 छोटे छोटे परिभाषा वाले और टर्म है। हम बात कर रहे थे कि इफ इट इज एनी एटम, इट इज इन दिस एटम देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट ऑर्बिट्स। इसके भीतर बहुत सारी ऑर्बिट होंगी जिन्हें हम एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल भी कहेंगे। अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कर रहे होंगे। व्हेन सम एक्सटर्नल एनर्जी इंसिडेंट ओवर दिस एटम, अगर बाहर से कुछ एनर्जी इस एटम पर गिरे, आपतित हो, देन दिस एक्सटर्नल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय एनी वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिट। जब इस पर जो एनर्जी गिरेगी तो
तो एटम के जो हजारों इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो वो लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ करके किस में जाएगा, ये पक्का होगा कि नहीं होगा ना। इस जो है स्टेट ऑफ एटम नाउ दिस टाइम इज नोन एज एक्टिव स्टेट। क्या कहा जाता है इसे, एक्साइटेड स्टेट या एक्टिव स्टेट। एट दिस टाइम एटम इज कॉल्ड इन एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट में है एटम, जबकि जो है उसका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रहते हुए एनर्जी ऑब्जर्व करके किसी एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल में चला गया है। तो इन एट दिस टाइम एटम इज नोन एज इन एक्साइटेड स्टेट। एटम को कौन सी स्टेट में कहा जाता है बेटा। अब यहां पर हो सकता है आइदर इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, आइदर इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, आइदर इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। ऐसे तो कुछ होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में चक्कर कर रहा है जिसमें उसको एनर्जी कितना चाहिए, 13.6। अब अगर मान लो इस पर बाहर से एनर्जी गिरी और इसको लगभग 10 जूल एनर्जी मिल गई, कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी एनर्जी नियर अबाउट इतना हो जाएगी ना, तो मतलब वो किस ऑर्बिट में आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व किया हो, ये मान लो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट एनर्जी ऑब्जर्व किया हो, तो इस सेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़कर कितना हो जाएगी, -1.6 के लगभग, मतलब इतना हो जाएगी नहीं। तो ये फिर पहली से दूसरी में नहीं आएगा, इट जंप फ्रॉम फर्स्ट टू। और इस समय इलेक्ट्रॉन, इस समय एटम की स्टेट क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इट इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन, एंड इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट टू थर्ड इट इज नोन एज सेकंड ट्रांजिशन। हमको बता दे यार, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट टू फोर्थ ऑर्बिट देन इट इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब बेटा जैसे एनर्जी लेवल को अगर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है, किसको दिखाएं बेटा, लेट इट इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। n बराबर 0, अभी मतलब ऑर्बिट नहीं स्टार्ट हुई, यहां से ऑर्बिट स्टार्ट हो रही है, ऑर्बिट यहां से स्टार्ट हो रही है, जन बेटा देख रहे हो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम अगर कोई डाउट, -13.6 अपान n स्क्वायर होता है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हो तो इसकी एनर्जी क्या होती है, याद करो, ठीक है बेटा। थर्ड में ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, n = 4, n = 5, n = 6, और it is n = n20। ओके बेटा, समझ आया। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मीन्स इन फर्स्ट सेल, व्हेन एनर्जी इंसिडेंट ओवर द एटम देन एनर्जी ऑफ दिस एक्सटर्नल एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय एनी वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, आइदर इट कम्स या इट जंप फ्रॉम
first to second orbit, or it can jump from first to third orbit, or it can jump from first to fourth orbit, ऐसे भी either it comes या it jump from last orbit, ऐसे, ठीक है। These states of atom is known as excited state, समझ आ रहा है बेटा? And this phenomenon is called transition. ट्रांजिशन की हिंदी होती है संक्रमण। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है जान लीजिए तो समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट बता दें ट्रांजिशन मतलब, शॉर्टकट चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट, इट्स कॉल्ड ट्रांजिशन। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन चाचा एक ऑर्बिट से दूसरे में चला जाए या दूसरे से पहले में आ जाए, यही कहा जाए ट्रांजिशन। चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से किसी अदर ऑर्बिट में पहुंचना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है बेटा? When electron reach one orbit to another orbit, then this phenomenon is known as transition. And when electron comes from first to second, it is first transition. It is second, it is third transition. Okay? And when electron absorb energy and give up the atom, then it's called ionization. ठीक है? And now this time state of atom is known as ionized state. ठीक है बेटा? ट्रांजिशन आर ऑफ टू टाइप्स। ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। Electron is converting its orbit by absorbing amount of energy. It is jumping lower to higher energy levels. This is absorption and transition. ऐसा है कि नहीं? इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो सिक्स्थ सेल का कोई इलेक्ट्रॉन हो, ये अपनी एनर्जी जो है इमिट करे, सिक्स से फिफ्थ सेल में आ जाए, या सिक्स से फोर्थ सेल में, या सिक्स से थर्ड सेल में, या सिक्स से इसमें, या सिक्स से इसमें, किसी में, यह भी ट्रांजिशन है, बट इट इज नोन एज एमिशन ट्रांजिशन। एनर्जी को इमिट करने के बाद जो है सेल को बदलना। तो समझ आ रहा है बेटा? तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी ढेर सारी डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया। समझ में आया बेटा काबिल जान? देख लो, when electron absorb external energy, then it give up its ground state and comes into any other higher energy level. At this time, जब ऐसा हो, atom is called in excited state, and this phenomenon is called transition. Jumping of electron first to second cell or first to third cell, first to any other cell is known as transition. ठीक है? Transition are of two types. Where electron shows transition by absorbing energy, when it jumping lower to higher energy level, then this type of transition is absorption transition जैसे ये। And when electron emits its external energy and comes higher to lower energy level, then this type of transition is known as emission transition. Okay, ठीक है? And if electron absorb such a type of energy and give up the orbits of atom, comes out from the atom, then this state of atom is called ionized state, and this phenomenon is called ionization. ठीक है ना बेटा? एटम को इतना एनर्जी मिल जाए कि वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन उससे जो है बाहर हो जाए, देन एटम इज नोन एज आयनाइज्ड, इट बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। समझ में आ बेटा? तो ट्रांजिशन दो तरह के होते हैं। अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन सोर्स ट्रांजिशन बाय अब्जॉर्बिंग एनर्जी बाय जंपिंग लोअर टू first to second, first to third, first to fourth,
And when electron emits its external energy and come higher to lower energy level, then this type of transition is known as emission transition. This is emission transition, this is absorption transition. ठीक है, दिखा सकते हैं ना बेटा? बात समझ में आई? कोई डाउट बेटा? क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? यही हम लिखा भी रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, एमिशन ट्रांजिशन। अच्छा, यहाँ एक चीज और है बेटा, इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी जो है इमिट हो रही है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इस केस में भी उस केस में भी जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा बन रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। साइंटिस्टों ने उसका स्पेक्ट्रम बनाया। आपको हमने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय मिस्टर बामर। सबसे पहले किसने जो है इन्वेंट किया बेटा? उन्होंने दिखाया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स इन सेकंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट, नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड से दूसरे में आ जाए, फोर्थ से दूसरे में आ जाए, फिफ्थ से दूसरे में, सिक्स्थ से दूसरे में, किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आते हैं तो इनके द्वारा इमिशन एनर्जी जो होती है का स्पेक्ट्रम बामर स्पेक्ट्रम कहलाता है। और बामर स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ का निकालते हैं फार्मूला। कौन से फार्मूले से? अभी अभी बताए थे, 1/λ इक्वल r1/n² माइनस 1/n²। अब यहाँ बेटा प्रज्ञान समझो, 1/n1² माइनस 1/n²। n1 मीन्स लोअर एनर्जी लेवल, मतलब सेकंड, n बराबर 2, n2 मीन्स 3 4 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है किसने खोजा था? बामर स्पेक्ट्रम खोजा था। इनकी खोज के बाद लाइमन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पता लगाया कि इफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स इट्स एनर्जी एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेल, देन एमिटेड एनर्जी स्पेक्ट्रम इज लाइमन स्पेक्ट्रम। मतलब जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं से किस कक्षा में आए? फर्स्ट में, तो उसके द्वारा इमिट एनर्जी का स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? लाइमन स्पेक्ट्रम। तो पहले बामर ने खोजा था, उनके बाद जो है लाइमन की खोज हुई है। तो सीरियल से जब स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है तो हम लोग पहले लाइमन पढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है, सेकंड के लिए बामर है, थर्ड के लिए पास्चन। पास्चन अपने आप डेफिनेशन बना लोगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन emits its external energy या excess energy and comes back into third energy level, then energy spectrum is known as Paschen। ऐसे ही ब्रैकेट, ऐसे ही फुंड। ठीक है, सबकी वेवलेंथ उसी फार्मूले से निकाल सकते हो, वेवलेंथ की रेंज निकाल सकते हो कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में इतना वेव लेंथ से लेके इतना वेवलेंथ तक की वेव मिलेंगी। अरे लोवेस्ट और हाईएस्ट वेवलेंथ निकाल लो, हो गया, रेंज आ जाएगी। ठीक है ना? और अभी अभी एक छोटा सा फार्मूला आपने लिखा, कंफ्यूज हो रहे हो उसी में, ये ट्रांजिशन में एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन किसमें? देखो, कोई भी एटम हो अगर वो इनिशियल ऑर्बिट में है, किसमें है बेटा? इनिशियल ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी EI क्या होगी? -z² RCH अपान NI का स्क्वायर। ये तो बेटा। और अगर जो है फाइनल ऑर्बिट EF में एनर्जी जानना चाहे क्या होगा? -z²। ये हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं लिख रहे हैं, फॉर ईच एनी एटम, फॉर ईच एटम RCH यूनिवर्सल फार्मूला है, NF का स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो एक्सटर्नल एनर्जी आ जाएगी। कितना एनर्जी कम है ये पता लग जाएगी कि नहीं? तो कितना आएगी? देखो, डेल्टा E इक्वल EF माइनस EI। ये वाला माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। Z² RCH कॉमन भी है और I वाला प्लस हो गया, 1/I² माइनस 1/NF², डेल्टा E HC अपान लैम्डा। एनी डाउट? HC कट गया, 1/λ इक्वल Z² 1/NI² माइनस 1/NF²।
फार्मूला आ गया वेवलेंथ निकालने का, वेव नंबर निकालने का। कोई डाउट बेटा? जैसे ही तो एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो बच्चों ये सब देख ले हम, तो फिर स्पेक्ट्रम के बारे में बताए आप, वही जो अभी बताए, समझ आए? कोई दिक्कत? हाँ, जहाँ तक लिख लिया उसके आगे